हेलो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस के ऑफिशियली मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप जो है देख सकते हैं। और बच्चों, आपने अभी तक जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से जो है आप अपना जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। अगर दिक्कत होती है तो आप हमें जो है कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है पर्सनली जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से जो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव तो मैंने पहले ही क्लियर कराया हुआ है, तो अब जो है सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव का जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका उत्तर आपको इस प्रकार से याद रखना है कि राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर लिखना है। देखिए, जो भी मैं आंसर आपको बताने वाला हूं एकदम सटीक और आसान भाषा में आपको बताऊंगा, ताकि आपको जो है 2 से 3 बार पढ़ने के बाद, 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद आपको पूरी तरह से याद हो पाए। एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक बने रहना है और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर भी करते जाइएगा। और आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां नंबर कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है किसने की थी। देखिए, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है तो आपको याद रखिएगा मेटरनिक के द्वारा। मेटरनिक के द्वारा जो है मेजबान क्या है, वियना सम्मेलन की मेजबानी। मेजबानी जो है किसने की थी, तो भाई मेटरनिक ने की थी। तो चलिए, इसको जो है आपको सब्जेक्टिव में लिखना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। उन्होंने जो है 1814 से लेकर 1815 तक आयोजित इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और जिसका लक्ष्य जो है नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन को फिर से जो है स्थापित करना था। देखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या आप एक जो है लाइन में दे सकते, उत्तर इसका दे सकते हैं कि वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है वह जो है मेटरनिक ने की थी। इसको आप लोग इस प्रकार से जो है उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 33वां नंबर दी गई है कि जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है। देखिए, जैविक युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। तो जैविक युद्ध क्या होता है, सबसे पहले उसको समझिए कि जैविक युद्ध, जिसे जो है रोगाणु युद्ध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जैविक युद्ध को रोगाणु युद्ध भी कहते हैं। ये मनुष्यों, जानवरों या पौधों को जानबूझकर मारने, नुकसान पहुंचाने या अक्षम्य करने के लिए जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और विषाणुक्त क्या हो जाएगा, विषायुक्त हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे विषायुक्त पदार्थ, विषायुक्त पदार्थों जैसे जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर जीवाणुओं या संक्रमण पैदा करने वाले तत्वों का हथियार के रूप में प्रयोग करना कहा जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जैविक युद्ध। याद रखिएगा बच्चों, आप एक जो है लाइन में कह सकते हैं कि जैविक युद्ध जो है संक्रमक बीमारियां, संक्रमक बीमारी या संक्रमक रोगाणुओं को भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस होगा, ये जो है संक्रमण फैलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका 34वां नंबर सवाल देखिए दिया गया है। सवाल कहता है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और पिछले बार भी ये जो है बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो स्पिनिंग जेनी क्या है उसको समझे। तो देखिए, जेम्स हरगिब्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने जो है कताई की जो है प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला
एक मजदूर बहुत सारी जो है तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे जो है बनने लगते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्पिनिंग जेनी है ना। याद रखिएगा बच्चों, स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी एक मशीन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी जो है क्या होता है। तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए बच्चों, 35वां नंबर सवाल दिया गया कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वे विकास परियोजनाएं होती है जो एक ही समय में कई उद्देश्यों को पूरा करती है। ये परियोजनाएं जो है आमतौर पर नदियों पर, बड़े बांधों, जलाशयों और जो है नहरों के निर्माण के माध्यम से शुरू की जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहेंगे। इसको इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए दिया गया कि जनसंचार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंचार क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज मास कम्युनिकेशंस? याद रखिएगा, जनसंचार का अर्थ है किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा बहुत बड़े और बिखरे हुए जन समूह तक संदेश पहुंचाना। यह संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें संदेश को एक ही समय में लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। यह व्यक्तिगत संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से अलग होता है, जहां बातचीत कुछ ही लोगों के बीच होती है। यानी कि बच्चों यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो है एक सीमित सीमित जो है व्यक्तियों के बीच जो है ये जो है बात विचार किया जाता है, बातचीत होती है, जिसको हम कहेंगे जनसंचार। याद रखिएगा, एकदम सटीक लैंग्वेज में कह सकते हैं बच्चों कि कुछ ही लोगों के बीच जो है बातचीत होने वाले संचार को हम जनसंचार भी कहते हैं। इस प्रकार से आप सटीक एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए दिया गया है, 37वां नंबर सवाल दिया गया है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। देखिए याद रखिएगा कि जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव किया जाता है, उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं। यानी हो सकता है बच्चों कि आप यहाँ क्या है, पुरुष और महिलाओं के बीच क्या है, भेदभाव कर रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो है पुरुषों का प्रभाव ज्यादा है या महिलाओं का प्रभाव ज्यादा है, इसमें भेदभाव हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लैंगिक जो है असमानता है। तो अगर लैंगिक समानता कहेगा तो यहाँ पे चाहे किसी भी प्रकार की जो है लैंगिक हो, तो उसमें क्या होगा? समानता दर्शाया जाता है, यानी भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा, तो वो हो जाएगा लैंगिक समानता। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है? लैंगिक जो है लैंगिक असमानता के बारे में पूछा गया। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ पे दर्शाना है कि पुरुषों या महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाना लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है और बच्चों ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, मनरेगा जो है किस ईस्वी में जो है लागू की गई थी और किस लिए लागू किया गया था? तो और सबसे पहले जो है जो ये मनरेगा जो पारित हुआ था, इससे जो है कितने जो है गांवों को, कितने जो है शहरों को जो है जॉब मिला था या नौकरी मिला था, यानी कि कह सकते हैं कि मनरेगा के तहत जो उसको जो है नौकरी दी गई थी, है ना, तो रोजगार दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा मनरेगा का जो पूरा नाम होता है, मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि आपका जो है 2005 को लागू किया गया था, 2005 को लागू किया गया था, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसको जो है तारीख को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल है देखिए आपका सेक्शन सी से है, जो कि आपका जो है प्रत्येक जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो 3-3 अंक का है, यानी प्रत्येक सवाल कितने अंकों का है? वो 3 अंकों का है। इसको आप देखें, देखिए पहला इसका सवाल दिया गया, 39वां नंबर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब रॉलेट एक्ट जब का विरोध में जो है महात्मा गांधी ने जो है सभा रखा था, और उसमें क्या था कि जो शांतिपूर्वक जो है सभा जो है हो रहा था, और वहां पे जो है जनरल डायर ने जो है सैनिकों को जो है आदेश दिया गोली चलाने के लिए, और तभी जो है पूरी तरह से भगदड़ मच गया और पूरी तरह से जो है त्राहिम त्राहिम हो गया। यानी कि पूरी तरह से जो है क्या होता है कि लोगों का जो है जान जो है
हत्या करने लगा, मतलब अंग्रेजी शासकों के द्वारा। और कई लोग क्या हुआ कि वहां पे जो कुआं थे वहां पे जो है जान बचाने के लिए वहां उसमें कूद गए। उसमें से भी बहुत सारे जो है लोग जो है, यानी कि लाखों लाखों संख्या में जो है लोग जो है मारे गए। उसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरी तरह से जो है विस्तारित हो गया था, पूरी तरह अभी भी जो है वो हत्याकांड जो है अभी भी किताब में पढ़ोगे, एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो एक तरह से लगेगा एकदम जो शरीर है ना वो भौचक्का हो जाता है कि भाई किस प्रकार से ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पे सवाल क्या है बच्चों, उस पर हम ध्यान देते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो चलिए इसका आंसर लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहले लिखना है बच्चों जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर देना है। लिखना है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यापाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे और इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के वैसाखी पर्व के दिन जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जो है जनसभा का आयोजन किया गया है ना। एक जो है जनसभा का क्या किया, आयोजन किया गया। उसके बाद आपको जो है दूसरा पॉइंट लिखना है कि अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा के अवैध घोषित कर दिया परंतु सभा हुई थी, यानी कि जो है वहां पर अमृतसर में जो सभा जो है रखी गई थी विरोध, रॉलेट एक्ट के विरोध में और महात्मा गांधी का जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में जो सभा रखी गई थी, उस सभा को जो है जनरल डायर के द्वारा जो है अवैध घोषित किया गया था। परंतु सभा जो है हुई थी तब जो है उसने वहां पर गोली चलवाई थी और इसमें सैकड़ों व्यक्तियों की मौत का शिकार हो गए थे, यानी कि सैकड़ों व्यक्ति जो है मौत के शिकार हो गए थे। और इस हत्याकांड के पश्चात या इस हत्याकांड के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने एक जो है हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक जो है सम्मान दिए गए थे। इससे जो है महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था, है ना। यानी कि यहाँ पे ये है कि जब लोगों की जो है मौत के घाट उतारे गए, गोलियां जो है बरसाने लगे, तो उसके बाद भी जो है जनरल डायर को जो है सम्मान जो है दिया जाने लगा, सम्मान से जो है उसको जो है पुरस्कृत करने लगा। तो इससे जो है महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन के जो है नेतृत्व करने पर मजबूर हो गए। आगे बच्चों यहाँ पे अगला पॉइंट आपको लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे जो है दर्दनाक घटना थी और इससे जो है भारत भर में रोष की जो है लहर फूट पड़ी, यानी कि रोष की क्या हुआ है, लहर जो है फूट पड़ी थी, है ना। इस प्रकार से बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है, 4 गो पॉइंट दे देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि वर्नाक्यूलर एक्ट की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और देखिए बच्चों मैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा था, सब्जेक्टिव में आपको बताया हुआ था, उसमें ना ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं देखता हूं ना जब मॉडल पेपर आप लोगों का आया हुआ है ना, देखिए सब्जेक्टिव में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, पूरा का पूरा पहले भी पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ाया और वही सारा क्वेश्चन जो है आपका मॉडल पेपर में छाप दिया है। तो भाई इसको आसानी से हम लोग जो है बना सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया कि वर्नाक्यूलर एक्ट का पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी यानी टिप्पणी लिखे, सिर्फ टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, यानी कहता है कि राइट इन नॉट ऑन द वर्नाक्यूलर एक्ट। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ही कह सकते हैं या वर्नाक्यूलर एक्ट भी रहेगा तो आपको वही आंसर देना है। अगर जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रहेगा तो फिर भी वही आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है बच्चों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट जो कि 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर दृष्टिकोण में परिवर्तन हो चुका था और गुस्से से भरे अंग्रेजी सरकार का मत था कि स्थानीय प्रेसों पर ताले लगा दिए गए। मतलब जो है ये अंग्रेजी शासकों का ये मत था, अंग्रेजी शासकों का यह मानना था कि जो देसी है, जो यानी कि हमारे जो है भारत देश की जो प्रेस है उनको जो है ताले लगा दिए जाए, जैसा कि जो है वर्नाक्यूलर समाचार पत्र पूर्णतः जो है राष्ट्रवादी बन चुका था, है ना। आगे लिखिए, आगे बच्चों आपको यहाँ पे देखना है, अगला पॉइंट लिखना है कि औपनिवेशिक सरकार इस पर बहस
छेड़ दी तथा जो है इस पर जो है नियंत्रण करना जो है प्रारंभ कर दिया। 1878 में वर्नाक्यूलर, याद रखिएगा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया। क्या है, आयरिश प्रेस लॉ ढांचे के अनुसार इसे जो है बनाया गया था। और आगे लिखना है कि इसमें जो है सरकार को व्यापक अधिकार दिए गए कि वह जो है रिपोर्ट्स तथा जो है संपादकीय वर्नाक्यूलर प्रेस की पर सेंसर लगा सकती है। विभिन्न प्रांतों से प्रकाशित होने वाले स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकार जो है अपनी पूरी नजर रख रही थी। जब कोई रिपोर्ट जांच में आ जाती थी, ये जब कोई जो है यहाँ पे हो जाएगा, जब कोई रिपोर्ट जो है जांच में आ जाती है कि इसमें विरोधात्मक यानी कि जो है विरोध करने का जो है बात यहाँ पे प्रवृत्ति की गई है, तो ऐसे में जो है समाचार पत्रों को चेतावनी दी जाती थी। यदि चेतावनी को जो है अनसुना कर दिया जाता था, यानी कि चेतावनी को अगर जो है नहीं माना जाता था, तो ऐसी दशा में प्रेस पर जो है ताला जो है लगा दिया जाता था तथा जो है उसकी मशीनें जो है जब्त जो है कर दी जाती थी। आगे पॉइंट आपको लिखना है बच्चों कि अरे इतने से है ना, हाँ इतने से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको लिखना बच्चों उसकी मशीनें जो है जब्त कर दी जाती थी, यानी कि पूरी तरह से जो है मनाही थी। अगर आप जो है कुछ भी जो है अंग्रेजी शासकों के खिलाफ अगर लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अखबार जो है बंद हो जाएगा, आपका प्रेस जो है बंद कर दिया जाता था, उसमें जो है तालाबंदी जो है कर दी जाती थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं बच्चों, आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर एबीसी कोचिंग ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको जो है पर्सनली पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं तो आप जो है हमें इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। आप जो बच्चों इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं 9709987920। आप जो है इस नंबर पर जो है मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें जो है सोशल साइंस का पीडीएफ चाहिए सब्जेक्टिव का, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिए। अगला जो सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया, सवाल कह रहा है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत, याद रखिएगा सवाल क्या है कि वनस्पति जगत और जो है प्राणी जगत में क्या अंतर है, यानी अंतर लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, आप जो है दाएं साइड में जो है लिखिएगा कि वनस्पति जगत और बाएं साइड में लिखिएगा प्राणी जगत। इस प्रकार से आप ढांचा बनाकर आप आंसर देंगे ना, तो इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे वनस्पति जगत में लिखेंगे स्वकोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये वनस्पति में है ना, वनस्पति क्या पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है स्वयं जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन प्राणी जगत में क्या होता है कि ये परपोषी होता है, ये क्या होता है, प्रपोषी होता है, और यह जो है अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते हैं और अन्य जीवों पर जो है ये निर्भर करते हैं। वनस्पति जगत में लिखना है कि अधिकांशतः एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी पेड़ पौधे तो चलते नहीं है, तो वो क्या होता है एक ही स्थान पर जो है वो खड़े रहते हैं, डटे हुए रहते हैं। और प्राणी जगत में लिखना है कि आमतौर पर जो है गतिशील होते हैं, यानी कि ये जो है स्थान को बदलते रहते हैं। और यहाँ पे वनस्पति जगत में लिखना है कि कोशिका भित्ति मौजूद होती है, लेकिन प्राणी जगत में जो है कोशिका भित्ति जो है मौजूद नहीं होती है। वनस्पति जगत के उदाहरण जो है पेड़, फूल, घास, फर्ण, शैवाल आदि हो सकते हैं, और प्राणी जगत के जो है स्तनधारी पक्षी और कीड़े मकोड़े जो है आदि जो है ये प्राणी जगत के उदाहरण है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो है अंतर बता देना है, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसानी तरीके से आप जो है इसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 42वां नंबर दिया गया है कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। तो मोटे अनाज का अर्थ क्या होता है, ये जो है आपका पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और मैंने बताया था मोटे अनाज के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों कि मोटे अनाज जो है उन्हें ही कहा जाता है जिसमें कि गेहूं चावल के अलावा जो अन्य छोटे छोटे दाना जो है दानेदार जो है अनाज आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे जो है ऐसे समझेंगे कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। देखिए तो लिखेंगे मोटे अनाज जिन्हें जो है मिलेट्स भी कहते हैं। गेहूं और चावल के अलावा अन्य छोटे दानेदार अनाज है जिनमें ज्वार, बाजरा, रागी और जो है कट्टू यानी कुद्दू यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुट्टू हो जाए, कुट्टू जैसे जो है अनाज शामिल है। इन अनाजों को मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बाहरी आवरण
मोटा और खुरदरा होता है और इनके उत्पादन में कम मेहनत और लागत लगती है। ये जो है ग्लूटेन या जो है ग्लूटेन मुक्त होते हैं और जो है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो कई जो है स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। और जो है अगर मान के चलिए बच्चों यहाँ पे ये भी पूछ दे कि मोटे अनाज के उदाहरण बताइए, तो आपको उदाहरण भी याद रख लेना, क्योंकि इसी में आप इसी में जो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे तो आपको एक्स्ट्रा जो है एकदम याद करके रखिएगा। तो इसका जो उदाहरण देख सकते हैं कि मोटे अनाज के उदाहरण जो है ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, कोदो, समा, जौ और चीना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपका 43वां नंबर देखिए दिया गया है। 43वां नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है, कहता है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है, यानी कि इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, यानी कि जो है डिफरेंट बिटवीन जो है नेचुरल गैस एंड बायोगैस। भाई बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, ये भी मैंने आपको पहले ही ऑब्जेक्टिव में बताया हुआ है। देखिए बच्चों, बायोगैस है ना, सबसे लिखेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस इधर लिखेंगे बायोगैस। तो प्राकृतिक गैस जो होता है लाखों साल पहले जो है दबे हुए जीवों से जो है बनी जीवाश्म ईंधन होते हैं। प्राकृतिक गैस क्या होती है कि ये क्या होता है कि लाखों साल पहले जो दबे हुए जो जीव होते हैं उससे बनी हुई जो है यह ईंधन होती है। और वही बायोगैस क्या होता है कि जैविक पदार्थों जैसे कि गोबर, मृत पौधे, कृषि अवशिष्ट का जो है अवायवीय विघटन स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत जो है यह गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं, यानी कि यह क्या होता है गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसका जो है सीमित भंडार होता है। वही जो है बायोगैस में यह जो है नवीकरणीय होते हैं, यानी कि एक सतत प्रक्रिया होती है, संसाधन है। यानी कि बच्चों यह क्या है कि नवीकरणीय मतलब यह हो गया कि ये जो असीमित संसाधन है। बायोगैस से हम जो है जितना चाहे उतना जो हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं, है ना। अब लिखिए प्राकृतिक गैस में आगे लिखेंगे बच्चों कि यह जो है मुख्य रूप से क्या होता है कि मीथेन और जो है अन्य एल्केन, मीथेन और अन्य जो है एल्केन, याद रखिएगा मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना आपका साइंस में पूछा जाता है और यहाँ पे सोशल साइंस में भी पूछा जाता है कि बताइए मीथेन जो है कौन से गैस के संसाधन है। अगर पूछ देना तो आपको याद रखना है कि ये मीथेन जो है क्या उनसे संसाधन है कि गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे प्राकृतिक जो है प्राकृतिक गैस में लिखेंगे मुख्य रूप से जो है मीथेन और अन्य एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जो है सल्फाइड की अल्प मात्रा जो है मुख्य घटक है। वही बायोगैस में लिखेंगे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, सल्फाइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मुख्य जो है घटक है। आगे यहाँ पे लिखना है बच्चों, अगला पॉइंट आपको यहाँ पे उत्तर देना है, लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस इसका जो उत्पादन होता है, प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है वह जो है भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो भूमि के नीचे होती है। वही बच्चों बायोगैस में इसका जो उत्पादन होता है कार्बनिक पदार्थों का जैविक अपघटन यानी अवायवीय पाचन के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो है बाहरी परत में होती है, यानी कि धरती के जो है यानी भूमि के नीचे नहीं है, भूमि के ऊपर ही इसको जो है तैयार किया जा सकता है। चलिए अब प्राकृतिक गैस में लिखेंगे इसका उपयोग जो है घरेलू एवं वाणिज्य ईंधनों के रूप में, पेट्रोकेमिकल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते हैं। कच्चे माल के रूप में यहाँ पे लिखेंगे करते हैं, ठीक है। और वही लिखेंगे बायोगैस में इसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए जैव खाद भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे और आगे लिखेंगे प्राकृतिक गैस में कि इसका जो है प्रभाव अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जीवाश्म ईंधन के लिए निष्कर्षण से प्रदूषण हो सकता है, ये लिखेंगे। और आगे बच्चों यहाँ पे बायोगैस में लिखेंगे कि इसका प्रभाव कम कार्बन उत्सर्जन मीथेन को वायुमंडल में जाने से रोकता है, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पर्यावरण के क्या होते हैं अनुकूल होते हैं, अनुकूल होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। अंतर आप जो है प्राकृतिक गैस और जो है बायोगैस में आंसर आप जो है अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। चलिए अच्छे से आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है।
देखिए जातिवाद, जब जातिवाद उत्पन्न होती है ना तो इसके जो है कई सारे जो है दुष्प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं, कई सारे जो है इसके दुष्प्रभाव को जो है देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। लिखेंगे जातिवाद दुष्प्रभाव के क्या जो है यहाँ पे दुष्प्रभाव क्या है, तो लिखेंगे जातिवाद के कई दुष्प्रभाव हैं। जातिवाद के जो है कई प्रकार के जो है दुष्प्रभाव होते हैं, जिनमें जो है सामाजिक असमानता, भेदभाव, आर्थिक विषमता, राष्ट्रीय एकता में कमी, हिंसा शामिल है। यह समाज में जो है विभाजन पैदा करता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और कुछ पॉइंट बाय पॉइंट इसका आंसर लिखना है कि समानता, देखिए सामाजिक असमानता और भेदभाव लिखेंगे। यह समाज में जो है असमानता को बढ़ावा देता है, जिसमें जो है कुछ जातियां अवसरों से वंचित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे बच्चों कि आर्थिक असमानता, लिखेंगे जातिवाद के कारण वंचित जातियों को शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक समान पहुंच जो है नहीं मिल पाती, जिससे जो है आर्थिक विषमता बढ़ती है। सामाजिक तनाव और संघर्ष, यह विभिन्न जातियों के बीच ईर्ष्या, घृणा और संघर्ष को बढ़ावा देता है, जिससे जो है दंगे और हिंसा की संभावना बढ़ती है। बिल्कुल वाजिब सी बात है कि अगर जो है सामाजिक तनाव होगा, मतभेद होगा, संघर्ष तो ज्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि जब मतभेद होगा ना तो विभिन्न जातियों के बीच जो है वो इस ईर्ष्या पैदा हो जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगा। वह जो जात है वो दूसरे जात को नहीं देखना चाहेगा। यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है यह जो है ये हिंसात्मक जो है हो जाएगा और हिंसा को जो है ये बढ़ावा देगी। हिंसा की जो बढ़ने की संभावना है वो काफी तेज हो जाएगा, है ना। चलिए आगे यहाँ लिखेंगे शिक्षा और मानसिक विकास में रुकावट। देखिए अगर जातिवाद होती है तो ये शिक्षा और मानसिक जो है विकास है उसमें भी जो है ये रुकावट पैदा करेगी। लिखेंगे बच्चों कि जातिवाद वंचित जातियों के लिए शिक्षा में बाधा डालता है, जो उनके मानसिक विकास में जो है बाधक बनता है ना। और आगे लिखेंगे राष्ट्रीय और राजनीतिक दुष्प्रभाव। देखिए राष्ट्रीय और जो है राजनीतिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं कि राष्ट्रीय एकता में बाधा, यानी कि ये जो है राष्ट्रीय रूप से जो है एकता जो है उसको भंग कर देती है। लिखेंगे कि यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है, क्योंकि लोग अपने जातीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं। और आगे लिखेंगे बच्चों राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। देखिए राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी और जो है भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा के ऊपर भी जाने को हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि यह जातिगत जो है गुटों के आधार पर जो है राजनीति को प्रभावित करता है, जिससे जो है राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। और आगे लिखेंगे बच्चों कि मानवाधिकारों का उल्लंघन, यह लोगों को उनके जन्म के आधार पर नीचा मानता है और जो है उनके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जातिवाद का शिकार होने वाले व्यक्तियों को मानसिक तनाव, आत्मसम्मान की कमी और जो है आत्मविश्वास में गिरावट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर आपको लिख देना है। या तो नहीं बच्चों मैं आपको एक बात जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सवाल दी गई है, ये जो सवाल आपका जो दिया गया ना कि जातिवाद के दूसरा प्रभाव क्या है, तो आप जो है इसमें एक पॉइंट और भी लगा सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं कि जो चुनाव का दौर आता है तब जो है जातियों में जो है मतभेद होने लगता है कि नहीं ये मेरा कास्ट है, हम इसको ये वोट देंगे, फलना को चुनना, इस तरह से जो है मतभेद होता है, जो कि गलत बात है। और इसमें आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं कि वर्तमान समय में भी जातियों का जो है मतभेद हो रहा है, जिससे जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसमें जो है स्थिरता पैदा हो रही है और शिक्षा को जो है बढ़ावा मिल रहा है। यानी शिक्षित जो लोग हैं शिक्षित लोगों की संख्या काफी कम हो रहा है और शिक्षित जो है ज्यादा हो रहा है, इसमें जो है भ्रमित जो है ज्यादा फैल रहा है। इस प्रकार से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ पॉइंट दे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। 45वां नंबर सवाल कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखिए। यानी कि जितने भी यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, वो आपको यहाँ पे उदाहरण सहित बताना है। तो याद रखिए बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र खनन, लकड़ी
काटना या जो है लंबरिंग या मत्स्य ग्रहण आदि कुछ ऐसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है। द्वितीय क्षेत्रक में लिखेंगे चीनी, कागज बनाना, कपड़ा तैयार करना आदि कुछ जो है द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण है। और तृतीय क्षेत्र में लिख देंगे कि वकालत, डॉक्टरी, बैंक, यातायात एवं संचार आदि कुछ जो है तृतीय क्षेत्र के गतिविधियों के उदाहरण है। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर आपको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कह रहा था कुछ उदाहरण लिखे, तो यहाँ पे आपको जो है उदाहरण आपको जो है इस प्रकार से लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपका 46वां नंबर कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखिए। देखिए लोकतांत्रिक सरकार की जो है विशेषताएं आपको लिखना है बच्चों। सबसे पहले ये समझिए कि लोकतांत्रिक सरकार जो है मुख्य विशेषताओं को जनता का शासन, चुनाव, समानता, स्वतंत्रता, कानून का शासन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा है। इसमें जो है जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को जो है चयन करती है, प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है जो जनता के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं और नागरिकों को अपने जो है विचार व्यक्त करने और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में भाग यानी कि राजनीतिक जो है प्रक्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। देखिए अब जो है लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार की जो है विशेषताएं मुख्यतः इस प्रकार से है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। पहला लिखना है कि जनता का शासन, लिखेंगे सरकार जनता द्वारा जो है चुनी जाती है और जनता के प्रति जो है जवाबदेह होती है। शासक जनता की इच्छा के अनुसार जो है कार्य करते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखें बच्चों कि जनता के द्वारा शासन तो चुना जाता है, शासक चुना जाता है, लेकिन शासक जो है जनता के लिए जवाबदेही नहीं है, जैसे कि आप यहाँ वर्तमान में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ दूसरा लिखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखिए प्रतिनिधियों का चयन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से किया जाता है, जिससे जो है व्यापक मताधिकार का जो अधिकार शामिल है, जो कि अभी भी वर्तमान स्थिति में ये बिल्कुल भी जो है मान्य नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कभी जो है ईवीएम को लेकर हंगामा हो रहा है, कभी जो है बैलेट पेपर को लेकर हंगामा हो रहा है, कभी जो है खुद इलेक्शन कमीशन जो है फंस रहा है, जो कि चुनाव आयोग चुनाव जो है करवाती है ना, निर्वाचन चुनाव आयोग जो है ये जो है चुनाव करवाती है, लेकिन वो जो है मतभेदों में फंसा हुआ है क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे लिखेंगे समानता, लिखेंगे सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग या पंथ के आधार पर बिना किसी मतभेद के समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। और आगे लिखेंगे स्वतंत्रता, नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, प्रेस की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक स्वतंत्रताएं जो है प्राप्त होती है। कानून का शासन, सभी नागरिक कानून के सामने समान है और सरकार कानून के जो है अनुसार ही काम करती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखें तो पैसा ही सब कुछ खेल करवाता है ना, पैसा ही जो है सब कुछ खेल करवाता है। अगर आपके पास पैसा है तो कानून जो है आपकी मुट्ठी में होगा, आपके जेब में होगा, आप जो है खुद देख सकते हैं, हम तो खुद देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे जो है पॉइंट लिखना है बच्चों की नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जाती है। बहुमत का शासन और जो है अल्पसंख्यक अधिकार, बहुमत के शासन के साथ साथ अल्पसंख्यकों की राय का भी सम्मान किया जाता है। शांतिपूर्ण समाधान, देखिए कोई भी जो है समस्या होती है तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि शांतिपूर्वक जो है उसका समाधान निकाला जाता है। तो लेकिन क्या अभी निकाला जाता है उस तरह से? नहीं निकाला जाता। हमको लग रहा है कि 99.9% जो है ये शांतिपूर्वक जो है इसकी जो है समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है बताना है। लिखिए बच्चों शांतिपूर्वक जो है समाधान, लिखेंगे संघर्षों और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। जवाबदेही, अब लिखेंगे जवाबदेही भी देना है कि चुनी हुई सरकार अपने कार्यों के लिए जनता और संविधान के प्रति जो है जवाबदेही होती है। लेकिन आज के वर्तमान सरकार में आप देखें तो बच्चों अगर आप जो है जवाब उससे पूछते हैं, सवाल जो है आप जो है जवाबदेही उसके मांगते हैं कि भाई आपने जो है इतने साल जो है शासन किया,
आपको जो है सरकार चुनी गई, तो आप बताइए आप जो है क्या क्या जो है इस देश के लिए किए हैं, क्या क्या जो है लोगों के लिए किए हैं, क्या क्या जनता के लिए क्या है, क्या उनको जो है बेनिफिट दिए। तो अभी जो है चुप्पी ऐसे करके शांत होगा, लेकिन कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो जवाबदेही नहीं ले पा रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला लिखेंगे संविधान। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था एक जो है लिखित संविधान पर आधारित होते हैं जो सरकार के शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है ना। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला जो सवाल है बच्चों लिखा है, अगला सवाल आपका जो है सेक्शन डी, यानी कि जो कि आपका प्रत्येक सवाल जो होगा वो 5 अंकों का होगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, एक सवाल 5 अंक का है ना। देखिए पहला सवाल है बच्चों 47वां नंबर कहता है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। ये कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, बहुत बार रिपीट हो चुका होगा। जर्मनी एकीकरण और इटली एकीकरण, इसको मैंने पहले भी कहा था कि आप याद कर लीजिएगा, आप रट लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से एक सवाल तो भाई कन्फर्म आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो भाई आपका मॉडल पेपर में ये सवाल दिया गया जर्मनी एकीकरण, है ना। चलिए तो देखिए बच्चों इसका आंसर लिखना है कि जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। इनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। इस योजना को जो है राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। प्रशा के प्रमुख जो है मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार से आगे आपको लिखना है। और अगला पॉइंट लिखना है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूरी हुई। और जनवरी 1871 में क्या हो जाएगा, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जो है घोषित किया गया। इस प्रकार से बच्चों जर्मनी एकीकरण के बारे में आपको लिख देना है। चलिए इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुए। देखिए असहयोग आंदोलन जो है कई कारणों से जो है असफल रहे हैं। चलिए उसको हम लोग समझेंगे, लिखेंगे असहयोग आंदोलन कई कारणों से असफल हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख जो है चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में था। और यहाँ जहां एक जो है हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को यानी असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया। और अन्य कारणों से जो है आंदोलन का हिंसक होना, जनता की तैयारी की कमी, विदेशी कपड़ों का महंगा होना और ब्रिटिश संस्थानों ने बहिष्कार के बाद वैकल्पिक संस्थानों का अभाव शामिल थे। और इसके जो है यानी कि ये जो है असहयोग आंदोलन जो असफल रहे उसके जो है मुख्य कारण जो है वो इस प्रकार से है। तो पहला कारण बताना है कि चौरी चौरा कांड, लिखेंगे कि 5 फरवरी लिखेंगे चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें जो है 22 जो है पुलिसकर्मी मारे गए। और इस हिंसा के कारण ही जो है महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए असहयोग आंदोलन को क्या हुआ, वापस ले लिया। और दूसरा लिखना है कि अहिंसा का उल्लंघन, यानी कि जब असहयोग आंदोलन जो है लाया गया, नेतृत्व किया गया, तो उसमें जो है हिंसा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यानी अहिंसा का जो है वो उल्लंघन हो रहा था। लिखेंगे आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई जो गांधी जी के जो है अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत था। और इससे जो है आंदोलन का नैतिक आधार कमजोर हुआ। और लिखेंगे वैकल्पिक संस्थानों की कमी, यानी कि वहां पे जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो वहां पे वैकल्पिक जो है संस्थानों की भारी कमी हो रही थी। लिखेंगे विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया गया, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त भारतीय संस्थान नहीं बनाए गए थे। और इससे जो है छात्रों और शिक्षकों को वापस लौटना पड़ा, है ना। इस प्रकार से भी आंसर आपको लिखना है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे आर्थिक मुद्दे। लिखेंगे जब असहयोग आंदोलन हो रहे थे तो खादी का कपड़ा मिल के कपड़ों की तुलना में महंगा था, और जिसे जो है गरीब लोग जो है इसे खरीद नहीं पा रहे थे। आंदोलन में नौकरी छोड़ने वाले कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। नेतृत्व और अनुशासन की समस्याएं,
कुछ नेताओं में जो है असहमति थी और ग्रामीण जनता आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, जिससे जो है अनुशासनहीनता बढ़ी, यानी कि जो है वहां पे अनुशासन की जो है बहुत कमी हुई और गांधी जी का जो है अचानक क्या स्थगन, यानी कि गांधी जी जब आंदोलन को जो है अचानक जो है वापस लेने से जनता में जो है निराशा फैल गई, यानी कि जब गांधी जी ने देखा कि जब पूरी तरह से जो है फेल हो रहे हैं, पूरी तरह से जब मेरा जो नीति है वो गड़बड़ा रहा है, इसमें जो है नीति के साथ जो है जो हम लोगों ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है अहिंसात्मक रूप से जो हम तैयार किए थे, अहिंसा के साथ चल रहे थे, वहां पे अहिंसा का जो है उल्लंघन हो रहा है, जो तनाव बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ पे जो है सभी चीजें जो है वो महंगा हो रहा है। जब जो है असहयोग आंदोलन को जब वापस लेने लगे तो क्या हुआ कि जो लोग थे वो निराश होने लगे, निराशा जो है फैली और जो है आंदोलन की जो है गति जो है रुक गया, एकदम थम गया था। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारे कारण हैं जो कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा जो है वापस लिया गया था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन था वह पूरी तरह से थम गई थी और ये असफल रह गए, है ना। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए 49वां नंबर दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव जो है पूरे विश्व में अनुभव किए गए। उदाहरण सहित आपको उत्तर बताना है बच्चों। चलिए इसका आंसर लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया का प्रभाव पूरे विश्व में महसूस किया गया, क्योंकि इसके कारण साम्राज्यों का पतन हुआ, कई नए जो है राष्ट्रों का जो है निर्माण हुआ, अपनी वैश्विक क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा मिला और संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा और इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी जो है क्या हुआ दूरगामी थे, जैसे कि जर्मनी में हिटलर और इटली में क्या है मुसोलिनी जैसे तानाशाही शासकों का उदय और दूसरे विश्व युद्ध के बीच हुआ। देखिए अब जो है प्रभाव जो हुआ, यानी जो पूरे विश्व में जो है प्रभाव जो पड़ा उसके जो है कुछ उदाहरण है, इस प्रकार से आप समझिएगा। लिखेंगे कि राजनीतिक और जो है क्षेत्रीय जो है परिवर्तन, लिखेंगे साम्राज्यों का पतन, युद्ध ने रूसी और क्या है ऑस्ट्रो हैंगरियन और जो है ऑटोमन जैसे कई साम्राज्यों को तोड़ दिया, नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इसके जो है कई परिणाम स्वरूप जो है पोलैंड और जो है चोकोस्लोवाकिया जैसे नए जो है देशों का उदय हुआ, जबकि यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ और उसके जो है अधिकांश क्षेत्र फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो है विभाजित हो गए। स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा, देखिए स्वतंत्रता आंदोलनों को भी बढ़ावा मिला। लिखेंगे युद्ध के कारण जो है यूरोप के उपनिवेशों में स्वतंत्रता जो है आंदोलनों में गति भी मिली। लिखेंगे आगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, देखिए इसमें क्या हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय भी हुआ। लिखेंगे युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख जो है वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। आर्थिक तबाही, देखिए जब जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें आर्थिक तबाही जो है काफी तेजी से हुआ था। लिखेंगे युद्ध के सभी जो है भाग लेने वाले देशों के जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया। और लिखेंगे आर्थिक मंदी, जब देखिए 1900 जो आपका सॉरी आप बता रहे हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसी के दौरान जो है जब जो है महामंदी आई थी उसमें काफी तबाही हुआ था। जब महामंदी कब हुआ था, महामंदी कब आया था तो भाई 1930 में ना। तो भाई यहाँ लिखेंगे कि 1930 के दशक में आई वैश्विक आर्थिक मंदी का यूरोप पर जो है जबरदस्त प्रभाव पड़ा और जर्मनी की जो मुद्रा है वो पूरी तरह से ढह गई। लिखेंगे तानाशाही का उदय, देखिए इसमें क्या हुआ तानाशाही का भी उदय हुआ कि युद्ध के बाद जो है उत्पन्न हुई निराशा और अस्थिरता का फायदा जो है उठाकर हिटलर और जो है मुसोलिनी जैसे तानाशाह जो है सत्ता में आए और सामाजिक परिवर्तन किए। समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ी और उन्हें कई देशों में जो है वोट देने का अधिकार भी मिला। इस प्रकार से आपको आंसर बच्चों लिख देना है। और आगे लिखेंगे नए हथियारों का विकास, लिखेंगे युद्ध के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसके दौरान जो है कई प्रकार के टैंक, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और जो है जहरीली गैसें जो है जैसे नए और विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आधुनिक चिकित्सा का जो है विकास हुआ, युद्ध की चोटों को
इस इलाज के लिए त्वचा प्रत्यारोपण और जो है शिल्प टस जैसे जो है आधुनिक तकनीकों का आविष्कार किया गया और जो है युद्ध के बाद पुनर्निर्माण किया गया, यानी कि युद्ध के विनाशकारी प्रभाव को खत्म करने के लिए एक नए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है की गई। हालांकि यह अंततः जो है असफल रहा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको लिख देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है पूरे विश्व में जो है इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, 50वां नंबर दिया गया है कि मुद्रण संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने पहले भी कहा था कि मुद्रण संस्कृति से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में भी सवाल दिए जा सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए सवाल क्या है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में जो है राष्ट्रवाद की विकास में क्या मदद की। तो देखिए इसका लिखेंगे कि मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से जो है मदद की। लिखेंगे पहले कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे जो है राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ, यानी कि पूरी तरह से जो है राजनीतिक विचारों का जो है प्रचार प्रसार हुआ, है ना। लिखेंगे कि प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने जो है विचारों को जन जन तक पहुंचाना जो है आसान हो गया और मुद्रण ने जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा दी। और लिखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास, लिखेंगे आनंद मठ जैसे जो है आधुनिक बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है और उनका गीत वंदे मातरम भारत के जन जन के लिए स्वाधीनता एवं देशभक्ति का जो है स्रोत बन गया। इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर लिख देना है कि मुद्रण संस्कृति के तरफ, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था कि मुद्रण संस्कृति, सवाल था कि मुद्रण संस्कृति ने जो है भारत के राष्ट्रवाद का विकास में क्या मदद की है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। इसका पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप जो है हमें जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, आप जो है मैसेज करके जो है आप हमसे इसका पीडीएफ जो है मांग सकते हैं। ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए बच्चों अगला सवाल यहाँ पे दिया गया 51 नंबर कह रहा है कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। तो भाई आपको जो है 3 से 4 लाइन में आपको आंसर दे देना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे बच्चों की रबी और खरीफ फसलें जो है भारत की दो मुख्य फसल ऋतुएं हैं जिनमें जो है मुख्य अंतर जो है बुनाई और जो है कुटाई के समय मौसम और जो है वर्षा की आवश्यकता का है। जो है खरीफ फसलें जैसे कि चावल मक्का मानसून के दौरान जो है जून जुलाई में बोई जाती है और गर्म आर्द्र मौसम में वह अधिकतम वर्षा पर निर्भर करती है। जबकि रबी फसलें जैसे कि गेहूं चना मानसून के बाद जो है अक्टूबर या नवंबर के बीच जो है बोई जाती है और इन्हें जो है ठंडे मौसम व कम वर्षा की आवश्यकता होती है जिसके लिए जो है अक्सर जो है सिंचाई की जरूरत होती है। इस प्रकार से बच्चों भारत में रबी फसल और खरीफ फसल के बीच जो है आपको अंतर यहाँ पे स्पष्ट कर देना है, लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 52 नंबर, जो कि इसका जो है सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा है बच्चों कि भारत में जो है सौर ऊर्जा का भविष्य जो है उज्जवल क्यों है, वह क्या करे। ये सवाल हम जब मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम दे रहे थे ना, तब भी ये सवाल जो है पूछा गया था और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चों सवाल क्या है, भारत में जो है सौर ऊर्जा का भविष्य जो है उज्जवल क्यों है, व्याख्या करें। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया इज ब्राइट। देखिए इसका उत्तर लिखना है बच्चों, आंसर देना है कि भारत एक जो है उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक जो है संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग जो है 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। भारत में जो है फोटोवोल्टाइक तकनीक जो है उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के जो है प्रकाश को सीधे जो है विद्युत में बदला जा सकता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक जो है मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग जो है आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। वहां सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय
जो है स्रोत है और इसे जो है बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो है लिख देना है कि सौर ऊर्जा लिखेंगे, सौर ऊर्जा का भविष्य जो है भारत में उज्जवल क्यों है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए सब्जेक्टिव था और इसको हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से समझे। इसका आंसर आप लोग अच्छे से दिए ना, आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जो है इस वीडियो को जो है आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और आप इसे हर एक बच्चों के साथ, हर एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप जो है प्ले स्टोर पर जा करके एबीसी कोचिंग का जो ऐप है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जो है इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। नहीं तो बच्चों आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए कैसा रहा नीचे कमेंट करके आप जो है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक